Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU Psychology MPC 005 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये है फोर्थ वीडियो और प्रीवियस 3 वीडियो में आप 9th टॉपिक तक कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स को लेंगे। 10th और 11th मेन टॉपिक है हमारा आज का। वैसे कोशिश करेंगे 12 भी अगर हम कर पाएँ। सर्वे रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक क्वेश्चन बनता ही है। सर्वे से तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, यानी कि आज की क्लास में जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगेन पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं, जहाँ से हमें आज की क्लास को स्टार्ट करना है। इससे पहले का आप सब कवर कर चुके हैं। सर्वे एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आपने सुना है अपनी डेली लाइफ में, आप जानते हैं सर्वे क्या होता है। रिसर्च की फील्ड में जब ये यूज़ होता है तो एक साइंटिफिक टूल बन जाता है और सर्वे की हेल्प से हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। वैसे भी सर्वे की हेल्प से हम डेटा ही कलेक्ट करते हैं, लेकिन डेटा के कलेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Survey research is a quantitative method used to collect information from a sample of individuals through structured questionnaire or interviews. It aims to gather data on attitude, opinions, behavior or characteristics of a population, enabling researchers to make generalization. जब हम सर्वे करते हैं तो हम बहुत बड़े एरिया में नहीं कर सकते। हालांकि सर्वे के ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें सैंपल पे ही करना होता है, हमें ज़रूरत ही नहीं होती है बड़ी पॉपुलेशन पे जाने की। तो उस केस में सर्वे की हेल्प से हम एक बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए जो सैंपल होता है उसका सर्वे करते हैं और वहाँ से डेटा गैदर करते हैं। सर्वे कई तरह के हो सकते हैं जो हम टाइप में भी पढ़ेंगे आगे। ये जो मेथड है वो अप्लाइड साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, सोशियोलॉजी में, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सर्वे की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सर्वे रिसर्च emphasizes standardization, ensuring each participant is asked the same set of question in the same way, जिससे रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी बढ़ती है। मतलब जब हम सर्वे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार क्वेश्चन बदल दें, क्वेश्चनर्स हमारे सेम रहने चाहिए। ये जो अप्रोच है फेस टू फेस भी हो सकती है, फ़ोन से भी हो सकती है, ऑनलाइन, ईमेल, और ऑनलाइन और ईमेल के थ्रू हम बड़े एरिया को भी कवर कर सकते हैं, मतलब लार्ज पॉपुलेशन को भी कवर कर सकते हैं। इट स्ट्रेंथ लाइज इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्केलेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू कवर डाइवर्स पॉपुलेशन। तो क्या क्या होते हैं सर्वे रिसर्च के टाइप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बोला, इसको हमें कवर करना है। डिफरेंट टाइप की होती है सर्वे रिसर्च, कई तरीकों से की जा सकती है। जिस भी तरीके से की जाएगी वही उसका एक टाइप हो जाता है। सबसे पहले आता है हमारे सामने क्रॉस सेक्शनल सर्वेज। दीज सर्वेज कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। एक ही टाइम फ्रेम में जब हम डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट से एक साथ डेटा लेते हैं तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहते हैं। दे आर वाइडली यूज टू मेजर ओपिनियन, एटीट्यूड और बिहेवियर। जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम एक ही टाइम पॉइंट पर लेते हैं। For example, a health survey asking about current exercise habits provides a snapshot of behavior. While efficient and cost effective, they cannot establish cause and effect relationship. Cross sectional surveys ये होते हैं। बात करते हैं longitudinal surveys की। दूसरा टाइप हो गया conducted over a longer period. These surveys track the same respondent to identify changes and trend. They are useful for studying development, behavioral changes या फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। जैसे किसी एक क्लाइंट से हमने, किसी एक पर्सन से कोई एक क्वेश्चन पूछा कि किसी प्रोडक्ट के बारे में उसका क्या ख्याल है। मान लीजिए उसने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम दोबारा उससे रिव्यू लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या उस चीज़ के टुवर्ड उसका थॉट, एटीट्यूड बदला या नहीं बदला। फॉर इंस्टेंस, फॉलोइंग द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओवर 4 years टू स्टडी एकेडमिक ग्रोथ। किसी बच्चे के साथ में भी जब हम ये ट्रैक करते हैं, सर्वे करते हैं, तो एजुकेशनल यूज के लिए भी, तो वो लॉन्गिट्यूडनल में आता है। देन कम्स डिस्क्रिप्टिव सर्वे। डिस्क्रिप्टिव सर्वे क्या होते हैं? द एम हियर इज टू डिस्क्राइब एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ट्रेट्स और पैटर्न इन अ पॉपुलेशन विदाउट टेस्टिंग कॉजल रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग द प्रीवेलेंस ऑफ एंग्जाइटी सिम्टम्स अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। They provide valuable baseline information but remains limited to what rather than why. इस तरह के सर्वेज में हम किसी भी कंडीशन को इलैबोरेट करके उसके बारे में एक डिटेल्ड आंसर ले पाते हैं अपने जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस सर्वे में, उनकी हेल्प से। एनालिटिकल सर्वे ऑन द अदर हैंड go beyond description by exploring relationships between variables. Using statistical tool, they test hypothesis and identify association. Analytical survey एक broader level का या बड़े level का रिसर्च कह सकते हैं, या kind of research, not research exactly, क्योंकि रिसर्च के अंदर ही यूज़ होते हैं। इसमें कई statistical tool का भी यूज़ हो जाता है
और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होता है कि जो भी हम जिन चीज़ों के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसी चल रही है। तो ये एक ब्रॉडर तरीके से यूज़ होने वाला तरीका है। Then census surveys. Instead of sampling, this method covers the entire population under study. It is often used in government data collection such as national census. किसी बड़े लेवल पर बड़े डेटा को टारगेट करने के लिए जब हम सर्वे करते हैं तो यहाँ पर कोई सैंपल नहीं लिया जाता, यहाँ पे पूरा ही पॉपुलेशन को कवर किया जाता है जिसके भी बारे में बात हो रही है, चाहे वो छोटे लेवल पर कोई एक अमाउंट ऑफ पीपल हो, लेकिन जो भी है वो पूरे ही लेवल पे किया जाता है। जिसका एग्जाम्पल है जैसे करंटली आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में SIR का वर्क चल रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हम सैंपल लेके देखेंगे कि किसका क्या है सीन है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है SIR के थ्रू। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जब पॉपुलेशन का सर्वे होता है, जानने की कोशिश की जाती है, जनगणना जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम ये फाइंड आउट करते हैं। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड सर्वे, पार्टिसिपेंट कंप्लीट द क्वेश्चनर ऑन देयर ओन ईदर ऑनलाइन थ्रू ईमेल और ऑन पेपर। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लार्ज स्केल का डेटा कलेक्शन इसमें हो जाता है। ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि इसमें पूरी तरीके से क्लाइंट ही अपनी इन्फॉर्मेशन को देते हैं। इंटरव्यू और एडमिनिस्टर्ड सर्वेज, यहाँ पे ट्रेन इंटरव्यू जो होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करके रखते हैं। दिस मेथड इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट्स हैव लो लिटरेसी और व्हेन डिटेल्ड प्रोबिंग इज नीडेड। उस केस में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ टाइप के सर्वेज हो गए। अब बात आती है कि सर्वे रिसर्च में स्टेप्स क्या होते हैं। हमने कह तो दिया हम ऐसा करते हैं, रिसर्च मेथड करते हैं, लेकिन हर मेथड में अलग अलग तरीके से स्टेप्स चलेंगे, पर फिर भी किसी भी सर्वे में कॉमन स्टेप्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम अपना जो सर्वे करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, किस लिए कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को प्लान करेंगे जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होने चाहिए। आइडेंटिफाई टारगेट पॉपुलेशन, अब हम ये देखेंगे कि हमें वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके की पॉपुलेशन से मिलेगी, उस पॉपुलेशन को हम टारगेट करेंगे। देखेंगे कि क्या हमें लार्जर पॉपुलेशन लेनी है या सैंपल से हमारा काम चल जाएगा। अगर सैंपल से काम चलेगा तो कितना बड़ा सैंपल हमें चाहिए, ये भी हम पॉपुलेशन को टारगेट करते वक्त, आइडेंटिफाई करते वक्त देखते हैं। अगर हमारा सैंपल से काम चलेगा तो हम सैम्पलिंग करेंगे, न हमें पूरे ही पॉपुलेशन पर लेना है तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टेप बदल जाएगा। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे और रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, कोई भी टाइप की सैम्पलिंग बेस्ड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट। और उसके बाद हम सैम्पलिंग करने के बाद क्वेश्चनर को डिज़ाइन करेंगे। अब हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हमें कैसे डेटा लेना है, लेकिन उससे जिस तरह से भी हम डेटा लेंगे उसी के हिसाब से क्वेश्चनर बनेंगे। तो क्वेश्चनर बनाने के बाद, क्लियर अनबायस्ड क्वेश्चन बनाने के बाद हम उनको अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, पायलट टेस्टिंग। हम क्वेश्चनर को पहले स्मॉल सैंपल पे टेस्ट करेंगे जिससे कि कोई एरर या टेक्निकल इशू तो नहीं है। ये सैंपल वो सैंपल नहीं है जिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं, ये सैंपल है एक तरीके की टेस्टिंग, देखा ना, पायलट टेस्टिंग। वो हम किसी पर भी करके कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चनर तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम डेटा कलेक्शन, अब हम इस सर्वे को एक्चुअल लोगों के साथ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे जिनकी हेल्प से हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा। डेटा कलेक्ट होने के बाद उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम उस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक गूगल फॉर्म भी बनाते हैं और किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो गूगल शीट पे आप खोलते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सेल पे वो खुल जाती है, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन एक एक पर्सन की मिल जाती है। तो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ पर आप टारगेट करना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो डेटा को हम प्रोसेस करेंगे और एनालाइज करेंगे, जो भी हमें चाहिए, जिस डायरेक्शन में हम बढ़ना चाहते हैं सर्वे रिसर्च करके, डेटा का जिस भी तरीके से एनालिसिस की ज़रूरत होगी। अगर हमें क्वांटिटेटिव करना है तो स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने हैं तो वो करेंगे, जैसे भी चाहिए। और फाइनली हमें सर्वे के बाद जो रिपोर्ट मिली उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं, यानी फाइनल रिजल्ट होता है जो कि क्लियर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हमने सर्वे रिसर्च के बाद इस रिजल्ट पर हम पहुँचे हैं। तो सर्वे रिसर्च पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब कौन कौन से वो मेथड हैं डेटा कलेक्शन के जो सर्वे रिसर्च में यूज़ होते हैं। अभी तक आपको टॉपिक में सिंपल लग रहा होगा, सिंपल ही है, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, तो मैं इसको क्या इतना ज़्यादा बढ़ा के बताऊँ आपको। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि सर्वे करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, ईमेल, ऑनलाइन, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। सबके फ़ायदे नुकसान भी लिखते चल सकते हैं। जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या होगा पता ही है आपको, एक इंटरव्यूअर होगा जो कि रेस्पोंडेंट से मिलेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे हाई रिस्पांस रेट हो सकता है, क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने की का भी मौका मिलता है दोनों तरफ से, और नॉन वर्बल क्यूज को कैप्चर किया जा सकता है, यानी पर्सन आंसर देते वक्त कितना कॉन्फिडेंट है, क्या वो झूठ बोल रहा है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है, क्योंकि एक एक पर्सन के साथ अगर आप करते हैं 1-on-1 तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव भी हो जाता है। टेलीफोनिक सर्वे ये फ़ोन पर कंडक्ट किए जाते हैं, और फ़ोन अब अगर देखें ना तो ये बहुत ही, इसकी लिमिटेशंस ही ज़्यादा हैं, इसके डिसएडवांटेजेस ही ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई कॉल आता है ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसकी बातों का आंसर करें। एक बार को हम फीडिंग कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन ऐसे दे सकते हैं, लेकिन बातचीत करके पूरा डिटेलिंग करना किसी का मन भी नहीं करता। तो इसीलिए लिखा है लोअर पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीपल विदाउट फोन्स और दोज अनविलिंग टू एंगेज। अनविलिंग वाले ज़्यादा कैटेगरी है। ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग बाइस का रिस्क रहता है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी तरीके का सर्वे क्रिएट किया और उसने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कि प्लीज़ और पास ऑन कर देना, तो उसकी फ्रेंड या उसके जो नॉन पीपल हैं वो बायस्ड होकर आंसर कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है। मेल सर्वे में इंटरव्यूअर बायस नहीं होता है, ये रेस्पोंडेंट के लिए कन्वीनियंट होता है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स रेट अगेन लो हो जाता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन आयर जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकली या डिजिटली होता है पार्टिसिपेंट्स के लिए, यहाँ पे ऑनेस्ट रिस्पॉन्स आने के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चल पाता कि अगर कोई क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड हो गया है तो उसके हिसाब से तो आंसर नहीं कर दिया है, तो क्वेश्चन की क्लैरिटी करने को नहीं मिलती है। ड्रॉप ऑफ पिकअप मैथड, रिसर्चर्स ड्रॉप करते हैं क्वेश्चनर को रिस्पोंडेंट के लोकेशन पे और बाद में इसको कलेक्ट करते हैं, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स रेट हायर मिलता है। तो ये था एक टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सर्वे रिसर्च, और कुछ भी इसमें से आ जाए आप लिखाएंगे, आई एम श्योर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप्स, बहुत पूछा जाता है। 10 मार्कर में भी इंपॉर्टेंट है ये, और 6 मार्कर में भी आ सकता है। क्या होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। एक्स पोस्ट फैक्टो, ये एक्स वर्ड जो है हम सभी जानते हैं एक्स किस लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए, और पोस्ट भी बाद के लिए होता है, मतलब एक्स भी है और पोस्ट भी है, दोनों वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए, ये एक्स पोस्ट का जो मीनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, यानी कि रिसर्चर स्टडीज इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड एंड देन वर्क्स बैकवर्ड टू फाइंड पोटेंशियल कॉजेज। कोई भी ऐसी रिसर्च जब हम करते हैं उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। ये थोड़ी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। अभी ये एक्सपेरिमेंटल मेथड वगैरह आगे आएंगे ना, तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी ईजी लग सकती है आपको। यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई सिचुएशन हो गई है और उस क्यों हुई होगी, उसके कॉजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कॉज तो उसी का निकाला जा सकता है जो काम हो गया होगा। तब हम जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। दिस डिज़ाइन इज स्पेशली यूजफुल इन साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंसेज, जहाँ पर एथिकल, जस्ट अ मिनट, ये काफ़ी तेज़ी से चला गया आगे, इतनी जल्दी तो मुझे नहीं थी जितना जल्दी ये चला गया, वेट अ मिनट। This design is especially useful in psychology, education, and social sciences where ethical or practical constraints prevent direct manipulation of variable. जैसे कि studying the effect of childhood trauma on adult anxiety level cannot involve creating trauma. Instead, existing groups are compared. मतलब हम अगर किसी भी पर्सन ने जो चाइल्डहुड ट्रॉमा देखा है तो उसके लिए दोबारा तो वो हम क्रिएट कर नहीं सकते, और नहीं हो सकता ऐसा। तो जो पहले से चीज़ों को उसने सफ़र करा है उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हुए हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे रिसर्च करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका नेचर नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, लेकिन ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, यानी कि इवेंट हो चुका है, रिसर्चर पॉसिबल कॉजेस की तरफ जा रहा है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। Often involves comparing two or more groups that differ on the independent variable. यहाँ पर जैसे हम किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा को चेक करने के लिए एक्सपोज फैक्टो रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लो सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम के ग्रुप्स को क्रिएट करके उससे कंपैरिजन करेंगे कि उस पर्सन का जो सेल्फ एस्टीम है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये कंपैरिजन ऑफ ग्रुप यहाँ पे चलता है। यहाँ पे कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होता, पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रैंडमली असाइंड, एग्जिस्टिंग ग्रुप्स आर यूज्ड, जो प्रेजेंट में लोग हैं उनका यूज़ किया जाता है। Causal hypothesis without direct control. While the aim is to explore cause and effect, the lack of manipulation limits indefinite causality.
एथनिक अप्रोप्रिएट अलाउज स्टडी ऑफ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी एथिकली मैनिपुलेटेड। ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है जिनको हम मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, जैसे जेंडर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, कोई ऐसी ट्रेजिडी हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको हम बदल नहीं सकते, तो ये एथिकली बहुत अप्रोप्रिएट है। मतलब इसमें एथिक्स बहुत ही सिंपली यूज़ हो जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी यूज़ होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ साथ इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को भी कंट्रोल किया जाता है। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं इसमें वेरिएबल्स क्या हैं। ओके, वेरिएबल्स तो होते ही हैं सिचुएशन में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि पहले प्रॉब्लम क्या है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं और कौन कौन से वेरिएबल हैं। क्योंकि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च डील्स विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस, तो यहाँ पे जो रिसर्चर हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर फोकस करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर फोकस करते हैं। जैसे कि स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एडोलेसेंट्स सेल्फ एस्टीम, डेवलप डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, यानी उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी पहले रिव्यू लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम रिव्यू करते हैं और प्रीवियस फाइंडिंग्स को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड किस तरह से वर्क किया गया। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। लिटरेचर को रिव्यू करने का मतलब होता है कि पहले क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम उससे अलग भी सोच पाते हैं। इसके बाद हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ये वही स्टेप हैं जो किसी रिसर्च में होते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जिसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्म की जाती है। अब हम ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हैं कंपैरिजन के लिए। बाकी अभी हम पढ़ेंगे आगे तो बात आएगी कि क्या होता है, किसमें तो लाइक अनलाइक की बात तो तभी आएगी। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन अब है नहीं, तो हम ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं जिससे उसको कंपेयर कर सकें। सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। सुटेबल सैंपल इज चोजन फ्रॉम द पॉपुलेशन इंश्योरिंग दैट इट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सैंपल साइज लार्ज इनफ होना चाहिए जिससे कि हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल पाएँ। कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल अगर आ रहा है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। मैंने बताया था हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी लगाते हैं। और कोई भी ऐसा हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल, डिस्टर्बिंग वेरिएबल आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करते हैं। डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, वो तो डिपेंड करेगा कि हमें किस मेथड में कैसी ज़रूरत है। डेटा का कलेक्शन करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। अगर कोई टेस्ट अप्लाई करना है, अगर हमें स्कोर्स की फॉर्म में वैल्यूज़ मिल रही हैं तो हम उसको कैलकुलेशंस के थ्रू कोरिलेशन या जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। और फाइनली हम उसके रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को चेक करते हैं कि जो भी रिजल्ट्स निकले हैं वो ठीक हैं या नहीं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है उन रिजल्ट्स में जो हमें आगे प्रॉब्लम करे। एक पिक्चर की फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो आप देखिए, प्रॉब्लम और वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप हो गया, लिटरेचर को रिव्यू करना दूसरा हो गया, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। इस तरीके के ग्राफ्स, इस तरीके के जो पिक्चर्स होते हैं ना, आप बना के आ सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। फिर कंपैरिजन के लिए ग्रुप सेलेक्ट करना, सैंपल सेलेक्ट करना, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट फाइंडिंग को इंटरप्रेट करना। तो कुल मिला के एक्सपोज फैक्टर रिसर्च एक वैल्यूएबल अप्रोच है। जब एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होता तब हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसे हम अभी कवर करेंगे। मेरे ख्याल से क्लास में हम इसे कवर कर सकते हैं तो कवर कर लेते हैं, इसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो कि रियल वर्ल्ड और नेचुरल सेटिंग में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी में नहीं किया जाता है। नाम ही इसका फील्ड एक्सपेरिमेंट है तो ये फील्ड में होता है, बट फील्ड का मतलब ये नहीं है कि किसी मैदान में बैठ के होता है। फील्ड का भी मतलब अभी समझ में आ जाएगा। द एम इज टू एग्जामिन कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल while maintaining as much ecological validity as possible। किसी भी फील्ड एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उनका इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या आ रहा है। इस मेथड में हम नेचुरली ऑब्जर्वेशन देखते हैं, करते हैं बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस का, और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टेस्टिंग वेदर चेंजिंग द अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ स्टोर अफेक्ट्स कस्टमर परचेसिंग बिहेवियर, एक एग्जाम्पल हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नेचुरल सेटिंग में चीज़ हो रही है और ये सब देख सकते हैं, इसको ईजिली नोटिस किया जा सकता है। तो इस रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है फील्ड रिसर्च में कि इसकी सेटिंग बहुत नेचुरल होती है, एवरीडे एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पर वेरिएबल का मैनिपुलेशन कंपलसरी है। जैसे हमने शॉप में बात करी कि अगर आपने देखा भी होगा किसी ग्रोसरी स्टोर में या कहीं पर भी चीज़ों को वो चेंज कर देते हैं, इससे हमारी नज़र जो है वो और चीज़ों पर भी पड़ती है। तो वेरिएबल का मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट्स हो सकता है पार्टिसिपेंट्स का, वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स का असाइनमेंट्स रैंडम रहता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल बिहेवियर, ऑथेंटिक रिएक्शन जो होते हैं उन पे फोकस किया जाता है। कोशिश की जाती है कि कोई भी आर्टिफिशियली बिहेवियर कर ही ना पाए, हमारी सेटिंग्स ही ऐसी हों कि कोई बिहेवियर आर्टिफिशियल ना हो। इसमें हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी मतलब जो करंट सेटिंग्स में चीज़ें नेचुरल फ्लो में चल रही हैं वो इतना अच्छे से चलें तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी को वो हाई कर देती हैं। पार्टिसिपेंट्स बिहेव नेचुरली, सब कुछ नेचुरल वे में चलता है यहाँ पे, और किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने में ये बहुत यूज़फुल रहता है, खास तौर से तब जब रियल वर्ल्ड कंडीशंस होती हैं। इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर हमारा कंट्रोल थोड़ा कम होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, और ये भी नहीं पता कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितने टाइम में हमें रिजल्ट देगी, पर हम कर रहे हैं ये सोचकर कि जो हमारा आंसर है वो कभी तो निकल ही आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस इसमें हमें रखना होता है। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट को करते वक्त हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप किसी भी टाइप के एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे आपको स्टेप सेम ही नज़र आएंगे, बस उसमें जो मेन चीज़ है ना करने वाली, जैसे अभी हमने एक्सपोज फैक्टो में देखा, वो वहाँ जो मेन था वो थोड़ा मिडिल में आके प्रोसेस में हल्का सा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से फील्ड में यहाँ जो हमारा पर्पस है उसके हिसाब से स्टेप बीच के थोड़े से बदल जाएंगे, बाकी ऊपर नीचे आप देखेंगे सब सेम है। रिसर्च प्रॉब्लम तो आप हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे, अच्छा हमने भले यहाँ लिखा नहीं है बट वेरिएबल्स यहाँ भी हम देखेंगे कि क्या है। रिव्यू लिटरेचर को रिव्यू करेंगे कि अगर कोई पुरानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो वो किस तरह से करी गई है। हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, नल और ऑल्टरनेटिव। उसके बाद अब क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट जिस टाइप का है फील्ड एक्सपेरिमेंट है ना, तो हम सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे, पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। यही वो पार्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि स्टेप्स में आके बीच में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी आगे भी आप देखेंगे सब वही चलेगा। अब वो हमने सेटिंग्स को फाइनल कर लिया कि हम कहाँ करने वाले हैं, पार्टिसिपेंट्स हमारे डिसाइड हो गए, फिर हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और एक्सपेरिमेंट को अब डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कैसे हम करने वाले हैं, क्या एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप रहेंगे, रैंडम असाइनमेंट होगा या नहीं होगा, जो भी हमारे प्रोसेस का पार्ट है वो यहाँ पे डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। कुछ हमें परमिशंस वगैरह लेनी है, जैसे कोई हम क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट है ना, नेचुरल फ्लो में चल रहा है, तो अगर हमें पहले से कोई इसके लिए कंसेंट लेनी है तो वो हम ले सकते हैं। डिपेंडिंग ये हमेशा नहीं होगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ होगा। उसके बाद एक पायलट स्टडी हम कंडक्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, यानी जो एक्सपेरिमेंट हम फील्ड में करने जा रहे हैं, कई बार हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सीरियस भी हो सकता है, तो हम उसकी पायलट स्टडी कर सकते हैं। पायलट स्टडी मतलब किसी एक दो लोगों के ऊपर ट्राई करके देख सकते हैं कि वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एथिक्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, ये चेक करने के लिए। फील्ड एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट कर देंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, रिपोर्ट्स फाइंडिंग। ये वो सेम है स्टेप जो एंड और बिगिनिंग में आपको सब में सेम दिखेंगे। तो इस तरीके से रीड कर सकते हैं क्विकली, वही सब चीज़ें हैं। रिपोर्ट फाइंडिंग्स में हम चले जाएंगे, राइट। तो कुल मिला के फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, एक अच्छा है, तो एक डिफरेंट टाइप का है एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, कुछ भी जो करना चाहते होते हैं नेचुरल सेटिंग्स में, तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। केस स्टडी जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। केस स्टडी भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल भी है ये। अभी काफ़ी टॉपिक ऐसे लगेंगे आपको, आप 5th पेपर खत्म भी हो जाएगा आपका पढ़ते पढ़ते, आप जो फियर है ना आपका, वो आपको लगेगा कि कहाँ पे डरना था, कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे इतना सोचना था जिसके बारे में, जितना 5th पेपर को लेके लोगों को फियर रहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी तक आप बताइए, 4 वीडियोस आज कंप्लीट हो गए हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो आप नहीं समझ पा रहे थे, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। फिलहाल केस स्टडी हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, तो उसे नेक्स्ट में कवर करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।